नमस्कार दोस्तों, फंडामेंटल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 1 के सेकंड पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने फ्रांस की क्रांति के बारे में चर्चा किया था। आज हम फ्रांस की क्रांति के अगले पार्ट क्रांतियों के युग के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए अध्याय की तरफ चलते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर के हमने 4 पार्ट किए थे। पहला पार्ट फ्रांस में राष्ट्रवाद। दूसरा पार्ट किया था क्रांतियों का युग। क्रांतियों का युग। तीसरा पार्ट हमने किया था जर्मनी की क्रांति। जर्मनी की क्रांति। और हमने चौथा पार्ट किया था इटली का एकीकरण। जर्मनी की क्रांति, जर्मनी का एकीकरण या इटली की इटली का एकीकरण। हम इन 4 पार्टों में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को विभाजित किए थे। फ्रांस में राष्ट्रवाद का हमने अध्ययन कर लिया था। फ्रांस में जो 1789 में घटना हुई थी, लुई 16 को फांसी पर लटकाया गया। उसके पश्चात वहां पे लोकतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया गया, जिसके पश्चात नेपोलियन ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया। नेपोलियन ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए प्रशासनिक कार्यों में। उसके बाद में रूढ़िवादी शासन व्यवस्था ने नेपोलियन पर विजय पाई और 4 देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया। ऐसी स्थिति में फ्रांस दोबारा रूढ़िवादी शासन व्यवस्था में घिर गया। क्या हुआ था? फ्रांस दोबारा रूढ़िवादी शासन में बंध गया था। अब इस रूढ़िवादी शासन व्यवस्था में जो फ्रांस बंधा, इस फ्रांस की जनता ने, जैसा कि हमने अध्ययन किया था कि फ्रांस की जनता लोकतंत्र की समर्थक थी। फ्रांस में उदारवाद की विचारधारा तेजी से आगे बढ़ी थी। ऐसी स्थिति में जब फ्रांस में रूढ़िवादी शासन व्यवस्था लागू हुआ, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया एवं रूस, इन सभी ने संयुक्त रूप से जब नेपोलियन को हराया, तो नेपोलियन को हराने के पश्चात फ्रांस में इन्होंने रूढ़िवादी शासन व्यवस्था की स्थापना की। अब फ्रांस की जनता रूढ़िवादी शासन व्यवस्था, राजतंत्र, इन सभी को त्याग चुकी थी। उसे लोकतंत्र की शासन व्यवस्था चाहिए थी। उसे इस प्रकार की शासन व्यवस्था चाहिए थी जिसमें वह स्वयं द्वारा शासन कर सके और अपने आदर और सम्मान का और अपनी प्रतिष्ठा की सुरक्षा कर सके। उन्हें इस प्रकार की शासन व्यवस्था चाहिए थी, पर रूढ़िवादी शासन व्यवस्था उन पर लागू कर दी गई। अब ये रूढ़िवादी शासन व्यवस्था उनके उदारवाद की विचारधारा को, उनके राष्ट्रवाद की विचारधारा को ज्यादा दिन तक दबाने में समर्थ नहीं रह सकी। इस रूढ़िवादी शासन व्यवस्था को फ्रांस ने कुछ ही समय में उखाड़ बाहर कर दिया। इसी को कहा गया क्रांतियों के युग। इस रूढ़िवादी शासन व्यवस्था को हटाने के लिए एक के बाद एक कई प्रकार की क्रांतियां हुई। ऐसी क्रांतियां जो उदारवाद की विचारधारा से या राष्ट्र निर्माण की विचारधारा से जुड़ी हुई थी। आज हम उन्हीं के बारे में अध्ययन करते हैं। इस क्रांतियों के युग का जो समय होता है, जो कार्यकाल होता है, यह है 1830 से 1848 ईस्वी तक। फ्रांस में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग क्रांतियां जो हुई, जो उनमें उदारवाद की विचारधाराएं उत्पन्न हुई, उनके कार्यकाल का उनका जो कार्यकाल था, उनका जो समय सीमा थी, उसी को क्रांतियों का युग कहा गया। क्रांतियों का युग नाम से हमें मालूम चलता है कि ऐसा युग जिसमें क्रांति के बाद क्रांति हुई थी। ऐसी क्रांति जिसने फ्रांस में रूढ़िवादी शासन व्यवस्था को खत्म किया, वह क्रांतियों के युग के नाम से जाना गया। क्रांतियों के युग में हुआ क्या था? लेकिन क्रांतियों के युग के बारे में पहले हम चर्चा करते हैं। ये क्रांतियों के युग की जरूरत पड़ी क्यों? हमने पढ़ा रूढ़िवादी शासन व्यवस्था आ गई, जिसमें लोग फिर से सामंतों के अधीन हो गए, उसके बाद पादरियों के अधीन हो गए। तो ऐसी स्थिति में पुनः लोगों को कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, काफी सारी व्यवस्थाएं नष्ट कर दी गई। अब फ्रांस में अकाल की स्थिति पहले भी पड़ी थी और ऐसी ही स्थिति आई 1830 ईस्वी में। 1830 ईस्वी में जो क्रांतियों के युग का प्रारंभ होता है, 1830 ईस्वी में यहाँ पे भूखमरी फैल गई। भूखमरी के कारण रूढ़िवादी शासन व्यवस्था जो इन्हें किसी प्रकार की छूट नहीं दे रही थी, जो इन पर कब्जा किए बैठे थी, उसके खिलाफ, इस भूखमरी के कारण उसके खिलाफ इनके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। यह जो द्वेष था, यह द्वेष रूढ़िवादी शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का था। इन्होंने तय कर रखा था कि हमें अब रूढ़िवादी शासन व्यवस्था की स्थापना को हटाना है और एक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इस लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए जब भूखमरी 1830 में फैली, तभी फ्रांस में प्रथम विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था?
प्रथम विद्रोह। फ्रांस में प्रथम विद्रोह हुआ था किसके लिए? राष्ट्रवाद के लिए। इसके पहले हमने जो पढ़ा था वो क्रांति था, ये विद्रोह था। फ्रांस का पहला विद्रोह 1830 ईस्वी में हुआ था। और 1830 ईस्वी में कब? जुलाई 1830 में। 1830 ईस्वी में जुलाई के मास में हुआ था। कब? जुलाई में। जुलाई 1830 में फ्रांस में प्रथम विद्रोह हुआ। इस प्रथम विद्रोह में यूनाइटेड किंगडम जो नीदरलैंड हुआ करता था, उस समय का यूनाइटेड किंगडम कौन था? नीदरलैंड। नीदरलैंड का ही एक देश था, वहां का नीदरलैंड का एक राज्य था बेल्जियम। बेल्जियम। और बेल्जियम की जो राजधानी थी वो थी ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स। अब बेल्जियम और फ्रांस, बेल्जियम और फ्रांस एक दूसरे के पड़ोसी राज्य हैं। अब ऐसी स्थिति में जब फ्रांस में 1830 ईस्वी में जुलाई में प्रथम विद्रोह हुआ भुखमरी के कारण, तो इससे प्रभावित हुआ बेल्जियम। फ्रांस में तो क्रांति हुई 1830 ईस्वी में, जब भुखमरी फैली थी। तो जो प्रथम विद्रोह हुआ, इसके विद्रोह के साथ साथ इसके उदारवादी विचारधारा के साथ साथ इस उदारवादी विचारधारा के साथ साथ बेल्जियम के लोगों में भी उदारवाद की विचारधारा जागृत हुई। अब बेल्जियम की जो लोग थे, खासकर ब्रुसेल्स, तो ब्रुसेल्स में भी एक उदारवादी विचारधारा के लिए क्रांति हुई। ये जो ब्रुसेल्स में जो विद्रोह हुआ, इस ब्रुसेल्स के विद्रोह ने बेल्जियम को नीदरलैंड से पूर्णतया अलग कर दिया। क्या किया? अलग कर दिया। जुलाई 1830 ईस्वी में फ्रांस में प्रथम विद्रोह हुआ, जो भुखमरी के कारण हुआ था। फ्रांस के बगल में बेल्जियम है, जो कि नीदरलैंड का भाग हुआ करता था। फ्रांस के उदारवादी विचारधारा के साथ ब्रुसेल्स के लोग भी जुड़ गए, जिस कारण ब्रुसेल्स में भी एक प्रकार का विद्रोह हुआ। इस ब्रुसेल्स के विद्रोह ने बेल्जियम को यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से बिल्कुल अलग कर दिया। इसको अलग किया, जिस कारण के अंदर उदारवादी विचारधारा लगी। उदारवाद किससे जुड़ा हुआ था? राष्ट्रवाद से। राष्ट्रवाद, जिस कारण बेल्जियम में भी राष्ट्रवाद की विचारधारा आगे बढ़ी। अब बेल्जियम में भी लोकतंत्र की स्थापना के लिए लोगों ने अलग अलग प्रयास किए। इसी प्रकार एक प्रयास किया था यूनान ने। यूनान, जिसे ग्रीस कहा जाता है, ग्रीस। इसी कार्यकाल में ग्रीस 1821 ईस्वी से ही प्रयास कर रहा था स्वतंत्र राष्ट्र बनने का। ग्रीस क्या कर रहा था? कब? 1821 ईस्वी में स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता का जो संघर्ष था, इसने प्रारंभ कर दिया था। कब? 1830 ईस्वी में। लेकिन इसे अलग नहीं किया जा रहा था, ग्रीस को अलग नहीं किया जा रहा था। लेकिन 1821 ईस्वी ने स्वतंत्रता का संघर्ष प्रारंभ कर दिया था। जब क्रांतियों का युग हुआ 1830 ईस्वी में, तो ग्रीस ने भी दोबारा उदारवाद की विचारधारा को अपनाया और राष्ट्रवादी विचारधारा को अपनाते हुए उन्होंने भी क्रांति करने का प्रयास किया। अब ऐसी स्थिति में 1832 ईस्वी में एक संधि हुई, जिसे कुस्तुनतुनिया की संधि कहा गया। कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? 1832 ईस्वी में। इस कुस्तुनतुनिया की संधि में एक निर्णय लिया गया कि जो यूनान या जो ग्रीस होगा, इस ग्रीस को भी 1832 ईस्वी में स्वतंत्र बना दिया गया। क्या किया गया? स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया गया। इस क्रांतियों के युग में पहला जो विद्रोह हुआ वह फ्रांस में जुलाई में हुआ था 1830 ईस्वी में। इस फ्रांस के प्रथम विद्रोह ने ब्रुसेल्स में भी विद्रोह को जन्म दिया। ब्रुसेल्स में विद्रोह होने के कारण बेल्जियम नीदरलैंड से अलग हो गया। इसके पश्चात कुस्तुनतुनिया में एक संधि हुई, जिसमें जो 1821 ईस्वी से ग्रीस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था, उसे भी 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि में स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया गया। जो ये सब घटनाएं हो रही थी, इसके कारण लोगों के मन में एक अलग विचारधारा उत्पन्न हुई। जो अलग विचारधाराएं उत्पन्न हुई उन्हें कहा गया राष्ट्रवादी विचारधारा। राष्ट्रवादी विचारधारा, ये राष्ट्रवादी विचारधारा लोगों के मन में उत्पन्न हुई। इस राष्ट्रवादी विचारधारा को लोगों के मन में उत्पन्न करने के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए वहाँ के लेखकों ने, वहाँ के चित्रकारों ने, वहाँ के कविताकारों ने, कहानीकारों ने और अलग अलग लोगों ने शहीदों का गुणगान किया, ध्वज का निर्माण किया, कहानियों का निर्माण किया, कविताओं का निर्माण किया, अलग अलग प्रकार के चित्रों का निर्माण किया, जिससे कि लोगों के मन में राष्ट्रवाद की विचारधारा उत्पन्न हुई। इसके कारण हमें कई जगह पर अलग अलग छोटे छोटे आंदोलन देखने को मिले। जर्मन दार्शनिक योहान गोटफ्रीड हेटर जी ने कहा था कि राष्ट्रवाद की विचारधारा प्रत्येक नागरिक के मन में, प्रत्येक नागरिक के हृदय में समाहित है। जरूरत है उसे जागृत करने की। और उनकी यह जो बात थी, इसे वहाँ के लेखकों ने, वहाँ के कविताकारों ने, वहाँ के कहानीकारों ने अलग अलग तरीके से जागृत किया। सन 1845 में सेरेनिया गांव के बुनकरों ने उन ठेकेदारों के प्रति आंदोलन कर दिया
जिन्होंने उनकी पगार कम कर रखी थी और स्वयं बड़ा बड़ा मुनाफा कमा रहे थे। इसमें उनके पगार को बढ़ाने के लिए आंदोलन किया गया, क्रांति की। सन 1848 ईस्वी में लुई फिलिप को पलायन कराया गया। लुई फिलिप का पलायन। यह सब घटना हो क्यों रही थी? क्योंकि वहां की जनता भुखमरी के कारण सड़कों पर आ गई थी। वहां पे 1830 में जो भुखमरी फैली वह भुखमरी नष्ट नहीं हो पाई। 1830 की भुखमरी प्रथम विद्रोह के रूप में, उसके बाद बेल्जियम में विद्रोह के रूप में, फिर उष्ण दुनिया की संधि हुई। 1845 में सेलिया गांव के बुनकरों ने अपनी आय को बढ़ाने के लिए आंदोलन किया। 1848 में लुई फिलिप को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। इसमें जनता ने लोकतंत्र की मांग की। क्या किया? लोकतंत्र की मांग। लोकतंत्र की मांग के साथ साथ संघवादी विचारधारा को अपनाया। प्रेस को स्वतंत्र करने की बात कही। प्रेस को स्वतंत्र करने की मांग की। ये सभी मांग क्यों हो रही थी? क्योंकि यदि किसी एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना करना है जहां पे जनता का शासन जनता पर ही चले, तो उसमें संघवादी विचारधारा का होना अनिवार्य है। बिना संघवाद के लोकतंत्र की स्थापना नहीं की जा सकती। प्रेस की स्वतंत्रता की मांग की गई। तो 1848 ईस्वी में जब फ्रांस की जनता भुखमरी से कलह रही थी, तब 1845 में भी सेलिया गांव के बुनकरों ने वहां पे आंदोलन किया। इस सभी क्रांतियों के परिणाम स्वरूप वहां फ्रांस की जनता पूरी तरह से ऊब चुकी थी। अंत में उसने रूढ़िवादी शासन व्यवस्था को हटाकर 1848 में लुई फिलिप को पलायन कराया और वहां पे लोकतंत्र की मांग की। लोकतंत्र की मांग में संघवादी विचारधारा को अपनाने की बात की और प्रेस को स्वतंत्र करने की बात की। 18 मई 1848 ईस्वी को 831 निर्वाचित सदस्य फ्रैंकफर्ट संसद में एकत्रित हुए। कहाँ पे? फ्रैंकफर्ट संसद में एकत्रित हुए। विलियम चतुर्थ की अध्यक्षता में 18 मई 1848 ईस्वी को 831 निर्वाचित सदस्य ने फ्रैंकफर्ट संसद में एकत्रित हुए और वहां पे लोकतंत्र की विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात की। लेकिन ऐसी स्थिति में विलियम चतुर्थ ने इन सभी निर्वाचित सदस्यों का साथ न देकर उसके समर्थन को खो दिया। फ्रांस की क्रांति को देखते हुए जर्मनी में भी क्रांति हुई, इटली में भी क्रांति हुई। जर्मनी का एकीकरण किया गया। जर्मनी काफी सारे राष्ट्रों में टूटा हुआ था। इटली 7 राज्यों में विभक्त था, उसका भी एकीकरण किया गया। यह सभी जो घटनाएं हुई था 1830 से 1848 के बीच, ये क्रांतियों का युग कहलाया। क्यों? क्योंकि 1830 में भुखमरी फैली। इस भुखमरी ने वहां पे क्रांति के लिए मार्ग प्रशस्त किया। भुखमरी के कारण लोग सड़कों पर आ गए। ऐसी स्थिति में उन्हें रूढ़िवादी शासन व्यवस्था से आजादी पाना था और लोकतंत्र की स्थापना करनी थी। इस लोकतंत्र की स्थापना के लिए 1830 से 1848 के मध्य इन्होंने कई प्रकार की क्रांति की। जैसे कि भुखमरी जो फैली हुई थी, इस कारण फ्रांस में प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ। फ्रांस में प्रथम विद्रोह होने के कारण ब्रुसेल्स में भी एक विद्रोह फैला जिसने बेल्जियम को यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग कर दिया। उसके साथ साथ जो ग्रीस 1821 ईस्वी में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ किया था, उसे 1832 में उष्ण दुनिया की संधि के साथ ही स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इन सभी के कारण राष्ट्रवादी विचारधारा का निर्माण हुआ। राष्ट्रवादी विचारधारा के कारण 1845 ईस्वी में जो सेलिया गांव के बुनकर थे, उन्होंने भी अपने ठेकेदारों के प्रति आंदोलन कर दिया। उसके पश्चात सन 1848 में लुई फिलिप को पलायन कराया गया। फ्रांस के जनता ने लोकतंत्र की मांग की, जिसमें संघवादी विचारधारा को अपनाया गया। उसके बाद प्रेस को स्वतंत्र करने की बात कहेगी। ये जो प्रेस की स्वतंत्रता थी, लोकतंत्र से जुड़ी हुई थी। उसके पश्चात सबसे अंतिम दौर में 18 मई 1848 ईस्वी को 831 निर्वाचित सदस्य फ्रैंकफर्ट संसद में एकत्रित हुए, जिसकी अध्यक्षता विलियम चतुर्थ ने की थी। इसे मई क्रांति भी कहा जाता है। इसे मई क्रांति भी कहा जाता है। आज हमने यूरोप में राष्ट्रवाद के सेकंड पार्ट के बारे में अध्ययन कर लिया, जिसे क्रांतियों का युग कहा जाता है।